गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 7 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। एक बड़ा ही नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इकोसाइड। इकोसाइड क्या होता है? इससे आप इकोलॉजिकल सुसाइड की शॉर्ट टर्म भी कह सकते हो। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए कौन कौन से कानून है, ये क्यों होना चाहिए, क्या इसका मीनिंग होता है, वो बात करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो भी एनवायरमेंटल वाले सेक्शन से है, वो हम लोग क्लीन एयर के बारे में बात करेंगे। और ये है हमारे एडिटोरियल सेक्शन से। उसके अलावा जो अपना आईआर वाला पोर्शन है, वहां से हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, एशियान के बारे में बात करेंगे। और इकोनॉमी वाले सेक्शन से हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है। ये आज के टेक्स्ट सेक्शन से दिया हुआ है। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन बच्चों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था हमें कमेंट सेक्शन में, उनको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि हमारा ऑफलाइन बैच भी अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन क्लासरूम हमारा ओपन हो चुका है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हो, मेंटरिंग सेशन आप वहां पे ले सकते हो। क्लासेस का भी जो है थोड़ा सा अनाउंसमेंट हम थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन यस, स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए डिमांड कर रहे थे, तो उसके लिए भी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। चलिए जी, सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक जो अपना आता है आज, वो आ रहा है एनवायरमेंट वाले सेक्शन से। क्रिमिनलाइजिंग विलफुल एनवायरमेंट डैमेज इज हार्डर देन इट साउंड्स। क्या कहता है? विलफुल एनवायरमेंट डैमेज का मतलब ये होता है कि जो आदमी जानबूझकर एनवायरमेंट को डैमेज करता है, उसको पता है कि उसकी एक्टिविटी से एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको रोक नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग जानबूझकर एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं, क्या उनके ऊपर हम लोग क्रिमिनल केस चला सकते हैं? सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो कानून ही नहीं है। अगर कानून है तो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। अगर प्रॉपरली डिफाइंड किए भी गए हैं तो हमारे पास इंप्लीमेंट एजेंसी नहीं है। दिक्कतें बहुत सारी हैं। तो एनवायरमेंट डैमेज यानी कि एनवायरमेंट को इतना डैमेज कर देना कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल खड़ा हो जाए, उसे कहते हैं इकोसाइड। इकोसाइड मींस इकोलॉजिकल सुसाइड, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी? मास डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जब आप बहुत बड़े लार्ज स्केल पे डिफोरेस्टेशन शुरू कर देते हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोसाइड कहेंगे। देखिए, इंसान और नेचर ना आपस में इंटर रिलेटेड है। नेचर के बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है इंसान के बिना नेचर सरवाइव कर जाए। अब जब धरती पे इंसान नहीं तो नेचर तो सरवाइव कर ही रहा था। अब नेचर का मतलब हमेशा गुड नहीं होता है। नेचर मीन्स गुड बैड सब कुछ इंक्लूड होता है। फ्लड, ड्रोट्स, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वो पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। हाँ, अभी जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से थोड़ा फास्ट हो रहा है, इतना आप कह सकते हो। तो यहाँ पे दोनों चीजों को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन और नेचर को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं, ग्रीड होती है, जिसकी वजह से नेचर को हम लोग उतना एक्सप्लॉइट करते हैं जितना नेचर हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता। जो कि किस चीज को लीड करता है? इकोसाइड को लीड करता है। क्योंकि नेचर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो भाई ह्यूमन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ बात ह्यूमन की नहीं हो रही है, एनिमल्स की भी हो रही है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप इकोसाइड को? एज अनलॉफुल और द wanton एक्ट committed with the knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long term damage to the environment being caused by those acts। आपको पता है, आपको नॉलेज है, और आपको पता है कि आपके इस एक्ट से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो उसे कहेंगे हम लोग इकोसाइड। इकोसाइड इज समथिंग लाइक किलिंग योर ओन होम। नेचर हमारा घर है, आप इसी को मार रहे हो, तो भैया आप कैसे सरवाइव करोगे? कौन कौन से एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो? डिफोरेस्टेशन, इलीगल सैंड माइनिंग, पोल्यूटिंग रिवर्स, रिलीजिंग अनट्रीटेड सीवेज इन आवर रिवर्स। इससे हमारा फ्रजाइल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, जैसे अभी कुछ अगर आपको एग्जांपल देने हैं, चेरनोबिल का डिजास्टर का आप एग्जांपल दे सकते हो, फुकुशिमा का आप एग्जांपल दे सकते हो, रशिया ने जो इन्वेड किया है यूक्रेन के ऊपर उसका एग्जांपल दे सकते हो, ऑयल पोल्यूशन जो होता है नाइजर डेल्टा में उसका एग्जांपल दे सकते हो। इसके ऊपर कोई छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो आप यूट्यूब के ऊपर, किस तरह से जो नाइजर का डेल्टा है पूरा ब्लैक कलर का हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा पोल्यूशन और पोल्यूटेड जो पेट्रोलियम है वो रिलीज किया जाता है। इंडोनेशिया के अंदर amazon रेन फॉरेस्ट,
वहां पे जिस तरह से डिफोरेस्टेशन होता है पाम फॉरेस्ट के लिए, पाम एग्रीकल्चर के लिए वो की जाती है वहां पे, वो सब, इवन भोपाल जो ट्रेजेडी हुई थी, गैस ट्रेजेडी, वो सब आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। ये जो टर्म है 1972 में पहली बार मिस्टर ओलोफ पाल्मे के द्वारा इसको यूज किया गया था। अभी इकोसाइड के लिए हमारे पास कोई इंटरनेशनल लॉ ऐसा नहीं है। हाँ, रोम स्टैट्यूट है जो कि इसे थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करता है, थोड़ा रिकॉग्नाइज करता है, मतलब ज्यादा क्लियर कट नहीं है। वहां पे जैसे क्राइम ऑफ एग्रेशन, वॉर क्राइम के अंदर में इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन इंक्लूड हो सकता है। अदरवाइज कोई भी यूनाइटेड नेशन की कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं बनी हुई है स्पेशली फॉर द इकोसाइड। अब सवाल ये उठता है, इकोसाइड को क्रिमिनलाइज क्यों करना चाहिए? इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। क्योंकि अगर आप इकोसाइड को क्रिमिनलाइज नहीं करोगे तो धड़ल्ले से जो है डिफोरेस्टेशन होगा, एनवायरमेंट का डैमेज होगा। और अगर ये होते होते, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है भैया 2050 तक 1/3 ऑफ अर्थ एनिमल एंड प्लांट स्पीसी विल बी एक्सटिंक्ट। अगर अभी इकोसाइड को क्रिमिनलाइज नहीं किया तो ये सिचुएशन इससे भी खराब हो सकती है। यस, हीट वेव चल रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रोट्स आ रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें ना हो, देखो ना तो नहीं हो सकती, 0% तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा उसे कम तो कर सकते हैं। और वो कम तभी होगा जब हम लोग इकोसाइड को क्रिमिनलाइज करेंगे, कानून वगैरह बनाएंगे। अभी इंडिया वर्ल्ड में 11 कंट्री ऐसी है जहां पे इकोसाइड को मोर और लेस थोड़ा क्रिमिनलाइज किया गया है, जैसे वियतनाम, यूक्रेन, रशिया। इंडिया के अंदर भी कानून है इसको लेके। इंडिया की बात करें तो कौन कौन से कानून हमारे यहाँ पे आते हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। इकोसाइड के एग्जांपल हैं ये भी। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो है सीबीसीडी बनाया हुआ है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया हुआ है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया हुआ है। वो सारी चीजें आप कह सकते हो कि यस, इंडिया भी जो एनवायरमेंटल जो क्राइम्स होते हैं उसको लेके सीरियस है। कैंपा की आप बात कर सकते हो, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, जिसमें अगर कोई कंपनी, कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी अगर कहीं पे डिस्ट्रक्शन करती है फॉरेस्ट का, तो उसको कुछ कंपनसेट पैसा देना पड़ता है फंड के अंदर। ये सब चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, जैसे हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 है, ये क्या कर रहा है? ये इन प्रोविजंस को डाइल्यूट कर रहा है। डाइल्यूट करने का मतलब ये है कि जो एनवायरमेंट लॉज बने हुए हैं इनको वीक कर रहा है। ऊपर से हमारे यहाँ पे दिक्कत भी बहुत सारी है ना। जैसे हमारे यहाँ पे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उन क्राइम्स को इंक्वायर नहीं कर सकता, उन क्राइम्स को प्रोसीड नहीं कर सकता जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे बॉडीज बनाई हुई हैं, लेकिन वो भी बहुत पावरफुल नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। कुछ कानून का आप एग्जांपल दे सकते हो, इकोसाइड क्या होता है उससे कुछ एग्जांपल दीजिए, कुछ इंटरनेशनल दीजिए, कुछ नेशनल दीजिए, कुछ बॉडीज का नाम बताइए, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एशियान की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऐसा हमारे पीएम ने कहा है। क्योंकि पीएम जी कहाँ गए हुए हैं? इंडोनेशिया गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं? क्योंकि उनको 20th एशियान इंडिया समिट अटेंड करना था। कहाँ पे? जकार्ता। तो वहां पे जाके उन्होंने ये कहा कि जो एशियान है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एशियान के साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, यूएसए, इनके तो लीडर्स भी वहां पे आते हैं ना, उनके साथ भी मीटिंग होगी। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पे हुई जिसमें मोदी जी ने ये कहा कि एशियान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियन कंट्री कौन कौन सी आप यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो। आपको इनमें रट्टा मार लेना, याद कर लेना है, एग्जाम में ये पूछता है आपसे। ठीक है। अब एशियान और इंडिया के रिलेशन की अगर बात करें तो ये रिलेशन तो खैर बहुत पुराने हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले हमारे पास कौन सी पॉलिसी हुआ करती थी? लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी हमारे देश में। 1992 से शुरू हुई थी ये, और शुरुआत में इसमें ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन 2004 के बाद जब मनमोहन जी आए उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक सा काम हुआ था इसमें। लेकिन फिर 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके हम लोगों ने कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 4 पिलर होते हैं: कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग।
4 पिलर होते हैं, चारों आपने याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। इंडियाज फोकस अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारा फोकस किसके ऊपर रहता है? सबसे पहली बात, भैया पैसा, इकोनॉमिक रिलेशन, नो डाउट ये बहुत जरूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जरूरी है, क्योंकि तभी आप कनेक्टिविटी कर पाओगे, रेलवे, रोडवे, एयरवेज, जो भी आपको करना आप करिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की हम लोग बात करते हैं। रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्योंकि वो साउथ ईस्टर्न कंट्री के साथ डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है। लेकिन जब से म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री कूप हुआ है, तब से ये काम थोड़ा रुक गया है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्रोग्रेस हम लोग ने डेफिनेटली यहाँ पे किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा, और एशियान का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हम हैं, तो ये बड़ी अच्छी एक यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हम लोग चला रहे हैं, जैसे BBIN कॉरिडोर, म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये सब आपको मैं पहले नोट्स दे चुका हूं। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा जाके आप गूगल कर लीजिए इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। ज्यादा डिटेल नहीं जाननी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कब ये एस्टेब्लिश हुए थे, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, और कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है। प्रीलिम्स के लिए इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, इवन मेंस के लिए भी सफिशिएंट होता है, क्योंकि मेंस में इस तरह की चीजें एग्जांपल देने के काम आती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके अलावा इंडिया जापान ईस्ट एक्ट ईस्ट फोरम, जापान भी भैया काफी ज्यादा एक्टिव है इस पूरे एरिया में, क्योंकि चाइना के लिए इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है। उसके अलावा इंडिया और वियतनाम ने 2014 में एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो है किया था, जिसमें कुछ डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट की हम लोगों ने बात किया था। इवन वियतनाम एक ऐसा कंट्री बन सकता है जिसको हम लोग ब्रह्मोस भी दे सकते हैं। रशिया का जो फा ईस्ट वाला रीजन है, पूरा ईस्टर्न रशिया वाला रीजन है, उसको लेके भी हम लोगों ने $1 बिलियन दिया था। तो कोशिश तो हमारी काफी है, लेकिन अल्टीमेटली वही है, इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी हम जो चाहते थे उतना ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात भाई, चाइना हमारे पड़ोस में इतना बड़ा देश है, इकोनॉमिकली भी, राइट, हमसे कितनी ज्यादा उसकी इकोनॉमी है। ऐसा कंट्री भी डेफिनेटली यहाँ पे इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा। तो चाइना के कंपैरिजन में देखें तो हमारा इन्फ्लुएंस काफी कम नजर आता है। और जब से चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन शुरू हुई है, खासकर गलवान वाले के केस के बाद, 2020 के बाद, तब से तो इशू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो उसकी वजह से काफी चैलेंज यहाँ पे नजर आता है। बहुत सारी कंट्री वो चाइना को प्रेफर करती हैं, बिकॉज उसके साइज और इकोनॉमी इन्फ्लुएंस रादर देन इंडिया। ये यहाँ पे एक बड़ी बात है। उसके अलावा इंडिया की खुद भी कई इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा एशियन फ्रेंडली नहीं है। जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप के से हम लोग बाहर निकल गए थे, हम लोग इसका पार्ट बने ही नहीं, तो जिसकी वजह से कई देश हमारे साथ नाराज भी थे। उसके अलावा इंडिया में जिस तरह से माइनॉरिटीज को लेकर अप्रोच है, खासकर क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को लेके, तो इसके लिए भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है एशियन कंट्रीज के अंदर। तो ह्यूमन राइट वायलेशंस के भी चार्जेस वगैरह इंडिया के ऊपर लगते रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्न का मुद्दा है। हालांकि हम लोगों ने बुद्धिस्ट सर्किट शुरू किया है, लेकिन बुद्धिस्ट सर्किट को भी हम लोग उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए अपने लिए, जितना हम लोग सोच रहे थे। खैर फ्यूचर में तो पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा, बट फिलहाल तो इसकी कोई खास सक्सेस नजर नहीं आ रही है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं एशियन कंट्री के साथ। लेकिन यस, जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहां पे सॉल्यूशन भी कुछ आपको बताने पड़ेंगे। सॉल्यूशन के अंदर आप बता सकते हो दिल्ली डिक्लेरेशन 2018, जहां पे हम लोगों ने क्या करना है, कुछ चीजें इंक्लूड यहाँ पे की गई हैं। जैसे हम लोगों ने कंबोडिया, लाओस, म्यांमार वगैरह के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है। जो हमारा ट्राइलेटरल हाईवे है उसको कंप्लीट करना है। जो हमारा ट्राइलेटरल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है उसको भी कंप्लीट करना है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, जो कि रुके हुए हैं अभी फिलहाल के लिए, लेकिन इसको शुरू करना है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा, यस, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नागालैंड एंड ऑल दैट, वहां पे भी हम लोगों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने हैं, ताकि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ हम लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकें। बिम्स्टेक का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बिम्स्टेक को काफी समय से इग्नोर किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, लेकिन समय आ गया है जब हम लोग बिम्स्टेक को दोबारा से रिवाइव करें, राइट। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर अभी समय आ गया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका, जो कि फ्रेंडली कंट्री हैं, उनको भी हम लोग एंगेज करें, ताकि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसको हम लोग बढ़ा सके अपने इमीडिएट नेबरहुड के अंदर, राइट। हालांकि हमारी पॉलिसी नेबरहुड को लेके भी है, लेकिन साउथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर डेफिनेटली हम इसको इंक्लूड करके बेटर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, वो क्या कहता है,
हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड। ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगा मुझे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर की जाती है और उसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयड कौन होता है, ये हर कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कौन पर्सन एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। अमेरिका में इसको लेके अलग रूल है, इंडिया में इसको लेके जो है अलग तरीके से रूल बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे जब अनएम्प्लॉयड पर्सन की बात करते हैं तो कई सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। पहली बात यहाँ पे कंसिडर होती है भैया कौन आदमी लेबर फोर्स का पार्ट है। फिर कंसिडर की जाती है भी कौन सा आदमी जो है वो लेबर वर्क फोर्स का पार्ट है। और फिर कंसिडर किया जाता है कि हमारे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है। इन सारी चीजों को फिर कैलकुलेट करके जो है अनएम्प्लॉयमेंट डिसाइड किया जाता है। राइट, अब यही जो है इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। लेबर फोर्स क्या होती है, वर्क फोर्स क्या होती है, और टोटल पॉपुलेशन से उसको हम लोग कैसे रिलेट करते हैं और किस तरह से यहां से अनएम्प्लॉयमेंट निकाली जाती है। राइट, देखिए क्या कहता है वो। लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स इज डिफाइंड as the sum of unemployed and unemployed person। कोई भी आदमी जो अनएम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो, दोनों ही लेबर फोर्स का पार्ट है। राइट, मतलब कोई भी, एनीवन, लेकिन उसकी एज होती है, वो 15 साल से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, और ओल्ड एज की बात भी हम लोग करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, आप मोर देन 60 कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के हर आदमी लेबर फोर्स का पार्ट होता है क्योंकि वो फिजिकली कैपेसिटी होती है उसकी, कैपेबल होता है काम करने के लेके। लेकिन इन्हीं में से जिन लोगों को काम मिलता है, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे कि भैया वो वर्क फोर्स का पार्ट है। राइट, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दोज नीदर एम्प्लॉयड नोर अनएम्प्लॉयड। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो एम्प्लॉयड होते हैं ना अनएम्प्लॉयड होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, ना तो एम्प्लॉयड है ना अनएम्प्लॉयड है। जो डोमेस्टिक वर्क जैसे हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं, माताएं होती हैं हमारी, उनको भी आप कह सकते हो कि दे आर नीदर एम्प्लॉयड नोर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो एम्प्लॉयड भी नहीं है अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, इसीलिए वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। आप सोच के देखिए, करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ पे हाउस वाइफ है जो कि लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो एम्प्लॉयड है ना वो अनएम्प्लॉयड है। और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड की जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड टू द लेबर फोर्स। जो भी हमारा लेबर फोर्स होती है उसके कंपैरिजन में कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उसे हम लोग कहेंगे भैया वो अनएम्प्लॉयड है। इंडिया में पता है आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अराउंड 6%। देखिए वैसे इन्होंने यहाँ पे बताया था 6.1%। ये कब थी, 2017 में, जो कि इंडिया में आज तक की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो 2017 में डेटा आया था। जो प्रेजेंट डेटा है आप इसमें कह सकते हो कि इंडियन की एम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.1% है। अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.5 और 3.7% है। इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नजर आती है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई एक खास रीजन नहीं है जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना ही बड़ा जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो जॉबलेसनेस है, ये भी दोनों चीजें अलग होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बीइंग आउट ऑफ जॉब, बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब एंड एक्टिवली एंगेज्ड इन सर्चिंग फॉर अ जॉब। मतलब ये है इसका, अगर कोई आदमी ने अपना, उसकी जॉब चली गई है, राइट, मान लो मेरी जॉब चली गई, लेकिन मैं दूसरी जॉब सर्च नहीं कर रहा हूं, तो मुझे अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भाई अपनी मर्जी से मैं सर्च नहीं कर रहा हूं ना। मेरी जॉब चली गई लेकिन मैं दूसरी जॉब सर्च नहीं कर रहा हूं, मैं आराम से बैठ के दिन भर गेम खेलता हूं, तो मुझे अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ और मुझे काम नहीं मिलेगा, तब मुझे आप अनएम्प्लॉयड कह सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। तो ये थोड़ी सी चीजें तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हल्का सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने इकोनॉमी पहले से पढ़ा है थोड़ा, उसके लिए बड़ी आसान चीज है। जिन्होंने इकोनॉमी पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट डेफिनेटली हो सकता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल नई तैयारी करना शुरू किया है, आप शुरुआत में
इकोनॉमी वाले आर्टिकल्स को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। बेसिक बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़िए, थोड़ी सी समझ में आएगी, टर्म्स वगैरह को समझ में आएंगी, तब जाके आप इकोनॉमिक आर्टिकल को परस्यू करिए प्रॉपर तरीके से। अब सवाल ये उठते कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, राइट? ये भी अपने आप में एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक रहता है। इंडिया में कई तरीके होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के। ठीक है, जो दो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं वो ये है, यूजुअल प्रिंसिपल एंड द सब्सिडरी स्टेटस, इसे आप कहते हैं यूपीएसएस। इसी की जो बड़ी टर्म होती है उसे कहते हैं यूपीएस, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। इसकी छोटी टर्म होती है यूजुअल प्रिंसिपल एंड द सब्सिडरी स्टेटस, आपको बताऊंगा क्या होता है। और फिर होता है करंट वीकली स्टेटस, और एक हमारे पास डेली स्टेटस भी होता है। जो यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस होता है, इसमें हम लोग 365 डेज में हम एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करते हैं। जो वीकली स्टेटस होता है डेफिनेटली इसमें हम लोग 7 डेज का कंसिडर करते हैं, और जो डेली वाले में हम लोग डेली कंसिडर करते हैं, राइट? वैसे तो इन्होंने यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन मैंने आपके लिए सब सेपरेट कंटेंट भी इसके लिए बनाया था। जो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस होता है, मैंने आपको बताया 365 डेज। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो आदमी एक साल में मेजोरिटी ऑफ टाइम के लिए अगर उसको काम नहीं मिला है तो वो अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब क्या है, सीधी सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, जैसे आपके पास होते हैं जी 12 महीने, ठीक, अगर आप मंथ्स में कंसिडर करते हो, अगर किसी आदमी के पास साल में 7 मंथ अगर वो एम्प्लॉयड है और 5 महीने के लिए अगर वो अनएम्प्लॉयड है, तो उस आदमी को हम लोग एम्प्लॉयड कंसिडर करेंगे। समझे इस बात को? थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर आप जाना चाहो, अगर आपके पास 365 डेज को आप डिवाइड करिए 2 से, इसमें +1 ऐड करिए, अगर जब मेजोरिटी के लिए अगर आपके पास काम है तो इसका मतलब आप एम्प्लॉयड हो, अगर नहीं है तो आप एम्प्लॉयड नहीं। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो वो 7 मंथ वाला कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। फिर हमारे पास आता है वीकली स्टेटस, जो हफ्ते भर से हम लोग बात करते हैं। वीकली स्टेटस क्या कहता है? ओनली दोज पर्सन as unemployed who had no gainful work for a major time during the 7 days preceding the date of the survey। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन को एम्प्लॉयड कंसिडर करोगे आप अगर उसके पास एटलीस्ट 1 आवर ऑन अ डे ऑफ द रेफरेंस वीक अगर उसके पास काम है तो। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक आदमी के पास एक हफ्ते में अगर 3 दिन या उससे ज्यादा अगर वो काम कर रहा है तो आप उसे एम्प्लॉयड कंसिडर करोगे। अगर 3 दिन से कम वो काम कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है, उसे आप अनएम्प्लॉयड कंसिडर करोगे। इसका मतलब ये होता है। डेली का क्या कहता है? ये डेली कहता है अगर किसी आदमी के पास 4 घंटे और 8 घंटे के बीच में अगर काम होता है तो उसे हम लोग कहेंगे वो फुल टाइम एम्प्लॉयड है। अगर 1 घंटे से ज्यादा और 4 घंटे से कम अगर आप काम करते हो तो आप हाफ डे कंसिडर किया जाता है। और अगर आपके पास दिन में 1 घंटे के लिए भी काम नहीं है तो इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयड। तो ये 3 अप्रोच जो है इंडिया में की जाती हैं, साल भर की, वीकली और डेली। अब इसमें बात ये उठती है, जो आर्टिकल कहता है कि भाई ये जो अप्रोच है ना, इसी में पूरी गड़बड़ है। आप एक चीज देखिए, जो ईयर वाला जो प्रोविजन है, अब ईयर में इंसान को 180+ डेज के लिए तो काम मिल ही जाता है। अगर आपको 180 या 179 डेज या लेस देन 180 डेज अगर आपके पास कम काम नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड कंसिडर किए जाओगे। अब पूरे साल में आदमी को अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो 180 डेज काम मिल ही जाता है। तो इसीलिए इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी कम नजर आती है। लेकिन अब ये भी तो देखिए ना कि वो आदमी 180 डेज के लिए काम भी तो नहीं है उसके पास। हाँ, अगर आप वीकली कंसिडर करते हो या डेली कंसिडर करते हो, ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बेटर पोजीशन होती है एम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती है ज्यादा। शॉर्ट टर्म के लिए आप मेजर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में मेजर अगर आप करोगे ना, आपको लगेगा हाँ सभी लोगों को काम धंधा है सबके पास। आप एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, राइट? कुछ लोग साल भर में काफी समय हो सकता है 4 महीने 5 महीने वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम कर रहे हो,
चाहे उनका खेत बिल्कुल छोटा हो, लेकिन कम से कम एंगेज तो हैं, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहे हैं। आप उनको भी एम्प्लॉयड कंसिडर कर रहे हो। जो आदमी 4 महीने 5 महीने खेत में काम कर रहा है अपने, हालाँकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में ऐसा लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है वो थोड़ा-सा फ्रॉड नज़र आता है। और हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट मेज़र की जाती है, वो की जाती है जुलाई और जून के बीच में। जुलाई ऑफ 1 ईयर टू द जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये कंसिडर की जाती है। अब एक चीज़ देखिए, मार्च 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा। इसका मतलब मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने की अनएम्प्लॉयमेंट काउंट ही नहीं की गई, क्योंकि वो की जाती है जुलाई के महीने से। जून भी आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। 4 महीने की अनएम्प्लॉयमेंट तो काउंट ही नहीं हुई, जब लॉकडाउन में लोगों की जॉब चली गई। क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रॉड किया गया, मतलब फ्रॉड नहीं है ये हमारा जो मेथोडोलॉजी है, उसी के अंदर जो है थोड़ा यहाँ पे सही नहीं है। अगर आप 1 ऑफ जैन से लेके दिसंबर तक करते, तो शायद हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट वालों को भी इसमें कंसिडर कर सकते थे, लेकिन इसको नहीं किया गया। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को कम शो किया गया है। ये कुछ चीज़ यहाँ पे होती हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर हम लोग वीकली स्टेटस के थ्रू जाएँगे, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफ़ी हाई नज़र आती है। हाँ, अगर आप ईयरली जाओगे, तो इसलिए इंडिया में कम नज़र आती है। क्योंकि साल भर में कुछ ना कुछ तो काम आदमी को मिल ही जाता है। कभी आप लैंडलेस लेबर बन गए, एग्रीकल्चर फील्ड में थोड़ा बहुत काम कर लिया, कुछ ना कुछ मिल जाता है। और रूरल एरियाज़ में आपको थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट आपको कम नज़र आएगी, क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोग जो है खेत-वेत में काम जो है कर लेते हैं, लैंडलेस लेबर वगैरह का काम कर लेते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। रूरल एरियाज़ में और के कंपैरिज़न में अर्बन एरियाज़ में आपको अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नज़र आती है। अब यहाँ पे जो वीमेन की हम लोगों ने बात की है कि भई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वीमेन का हमारे देश में काफ़ी कम है। लेकिन जब सर्वे किया गया, सर्वे में ये बताया गया कि हमारे यहाँ पे एनएसएसओ का जो सर्वे हुआ था, 33.3% ऑफ द रूरल वीमेन एंड 27.2% ऑफ द अर्बन वीमेन, जो कि 15 साल से ज़्यादा हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। वो काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं बन पा रही हैं। बन सकती हैं, लेकिन बन नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं बन पा रही हैं? क्योंकि काम ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो सोशल नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो अगर इतनी सारी वीमेन को काम मिल जाए, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा कम हो सकती है। हालाँकि ये एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के अंदर इंक्लूड नहीं है, हाउसवाइफ्स। लेकिन अगर इनको आप इंक्लूड करोगे वर्कफोर्स के अंदर, तो डेफिनिटली हमारे यहाँ पे जीडीपी भी ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ेगा। तो हालाँकि मैंने आपको पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, डेली अप्रोच वगैरह का। एक एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के लिए भी मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बताया आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये कंटेंट थोड़ा पुराना है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं शायद उनके पास नहीं होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कंटेंट थोड़ा-सा मैंने बनाया था काफ़ी समय पहले, तो आई थॉट के आप इसे थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एक्सपेंस ऑफ द ब्लू विद एयर सो क्लीन, मतलब यहाँ से जो ब्लू की बात की गई है, वो स्काई की बात की गई है। एयर तो आप समझ ही गए, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो वही ऐसा है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कहीं न कहीं अनफॉर्चुनेटली हम लोग साफ एयर यानी कि क्लीन एयर के जो डायमेंशन है उसको थोड़ा-सा पीछे छोड़ दे रहे हैं। एंटोनियो जी का कहना है कि दुनिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से आगे निकल गई है। वो ग्लोबल बॉइलिंग की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हीट वेव बढ़ रही हैं, भयंकर फ्लड्स आ रहे हैं, वेदर बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है पैटर्न। अब देखिए जून के महीने में इंडिया में कितना रेनफॉल हुआ, जुलाई में भी थोड़ा-सा रेनफॉल हुआ, अगस्त पूरी तरह से खाली चला गया, अभी सितंबर 7 हो गई है, अभी तक बारिश का नामो-निशान नहीं है। ये सब क्या नज़र आ रहा है? ये क्या है? ये सब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से हो रहा है, ह्यूमन फैक्टर की वजह से हो रहा है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको कंट्रोल करने की। लेकिन इसके साथ-साथ जो साइलेंट किलर है, जो कि इग्नोर किया जाता है, वो है एयर पॉल्यूशन। लंग कैंसर की वजह से 2020 में 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई, जिसका बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है क्या? एयर पॉल्यूशन। 2050 तक यहाँ पे 3.2 मिलियन एक्स्ट्रा लोग ऐड हो जाएँगे। ये किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। और खासकर साउथ एशिया, जिसमें इंडिया भी आता है। दुनिया की 9 आउट ऑफ 10 मोस्ट पोल्यूटेड
जो सिटीज़ हैं, वो साउथ एशिया में ही हैं। दिल्ली तो ऑफ कोर्स है ही। हालाँकि हम लोगों ने कई सारे स्टेप लिए हुए हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड ऑल दैट, लेकिन उससे कुछ ख़ास हो नहीं रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो यू आर एक्सपोज्ड टू लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, मेंटल हेल्थ इश्यू ऑल्सो। क्योंकि दिल्ली की हवा में क्या है? दिल्ली की हवा में खतरनाक SO2 है, NOx है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, हमारे यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओज़ोन है, आप नाम लीजिए, सब कुछ आपको दिल्ली में मिलेगा। और जो बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, एल्डरलीज़ के लिए बड़ा ही खतरनाक है। लैंसेट की एक रिपोर्ट ने ये कहा कि इंडिया में 2019 में एयर पॉल्यूशन की वजह से या उससे रिलेटेड 1.67 मिलियन डेथ हुई थी। हालाँकि हमारी गवर्नमेंट जो है इस बात को डिनाई करती है। हमारी गवर्नमेंट तो सीधा-सीधा कहती है भई इसको मेज़र करने का कोई तरीका ही नहीं है। अरे वो ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट पॉल्यूशन से मर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरी बीमारियाँ आपको होती हैं, एयर पॉल्यूशन उनको एनहांस कर देता है। हालाँकि बहुत सारे स्टेप हम लोगों ने लिए हैं, एनजीओज़ वगैरह भी वो जो एक्टिव रहते हैं, पूसा डिकम्पोज़र्स, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ग्रेडेड एक्शन प्लान हम लोग लेते हैं, ग्रीन वॉर रूम हम लोगों ने बनाए हैं, ओड इवन हम लोग चलाते हैं। करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर साल वही होता है, खासकर विंटर के टाइम पे भयंकर पॉल्यूशन होता है। क्या सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नज़र आता है? सॉल्यूशन आप कई सारी जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उन वहाँ से कुछ आप यहाँ पे मोटिवेशन ले सकते हो। जैसे स्लोवेनिया के अंदर एक सिटी है, घाना, स्पेन, कोलंबिया, मेडेलिन कोलंबिया, यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी गई है। यहाँ पे कुछ प्लेसेस को कार फ्री ज़ोन कर दिया गया है। दिल्ली में आपको कोई भी कार फ्री ज़ोन नहीं मिलेगा। ग्रीन स्पेसेस बनाए गए हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े पार्क्स बनाए गए हैं। स्मार्ट अर्बन डिज़ाइन की गई है, जहाँ पे साइकिल चलाने वालों को लेके अलग से जगह बनाई गई हैं। फुटपाथ पे पैदल चलने वालों के लिए अलग से जगह बनाई गई हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का वहाँ पे काफ़ी प्रयोग किया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है। ये सब सॉल्यूशन आप दिल्ली में या इंडिया की सिटीज़ में भी तो अप्लाई कर सकते हो। इंडोनेशिया का एक प्रोजेक्ट है कार्बन एफिशिएंट फार्मिंग, ये आप यूपीएससी वगैरह के लिए याद कर सकते हो, एग्ज़ाम्पल देने के काम आएगा आपको। ये सब चीज़ें डेफ़िनेटली इंडिया भी तो यूज़ कर सकता है। हालाँकि करने की कोशिश हम लोग करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं हो पाता, जो कि होना चाहिए था। यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को कहता है भैया कार्बन टैक्स लगाइए। क्या इंडिया ये कर सकता है? करने को तो कर सकते हैं, करना भी चाहिए। कहीं यूरोप वगैरह ने किया है इसको, कार्बन टैक्स लगाते हैं वो अपने देश के अंदर। वो सब हम लोग डेफ़िनेटली कर सकते हैं। मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है रियल टाइम में। आम आदमी को पता चलना चाहिए कि आपके एरिया में इस समय कितना पॉल्यूशन हो रहा है, ताकि उसके हिसाब से अपने वो थोड़ा एक्टिविटी कर सके। ये सब किया जाना चाहिए। एलईडीज़, ग्रीन एलईडीज़ को आप डेफ़िनेटली प्रमोट करिए, इससे बिजली कम खर्च होती है। जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे सोलर पावर से आप बिजली लेके आइए। जो हमारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आप इसको क्योंकि पॉल्यूशन से इनको भी बड़ा डेंजर होता है, जैसे ताजमहल वगैरह, आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ग्रीन पार्क आप बनाइए, अर्बन फॉरेस्ट आप डेवलप करिए। ये सब सॉल्यूशन यहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आया, जो हमें पहले से ना पता हो। कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका आर्टिकल के अंदर नहीं बताया गया है। हाँ, कुछ कमियाँ ज़रूर बताई गई हैं। जैसे क्लीन एयर टू ब्रीथ अभी तक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक्सक्लूसिव पार्ट नहीं है। तो कम से कम इसको कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट इसको बनाओगे तो 2030 तक आपको अचीव करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ स्टेप्स वगैरह आप लोगे। लेकिन अगर वो एसडीजी का पार्ट ही नहीं है, तो गवर्नमेंट उतना एफर्ट भी नहीं लेती होगी शायद। और आज क्या है? आज है इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर एंड द ब्लू स्काई। इसीलिए आर्टिकल जो है वो दिया गया है। तो आज क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई। बस इसके अंदर बताया गया था। तो आज के लिए इतना ही है। मेरे ख्याल से तो सब चीज़ें हो चुकी हैं। जी हाँ, कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।